Welcome student. Welcome to the session number 9. In the session number 9, we are going to discuss about scope rules and storage classes. Means automatic variable, static variable, external variable and register variable. Firstly, we are discuss about the storage class. Refer to the persistence of the variable its scope within the program. Means storage class basically हमारे पास ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा क्लास, कौन से जो भी आपने वेरिएबल यूज़ किए हैं, जो वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर वेरिएबल किस स्कोप तक एक्सेसिबल होगा, ये आपको डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टोरेज क्लास की होती है। कि स्टोरेज क्लास ही डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल आपके प्रोग्राम में किस पर्टिकुलर लोकेशन तक एक्सेसिबल होगा। मीन्स कहाँ तक ही एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ तक इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्टोरेज क्लासेस स्पेसिफाई हैं किसी लैंग्वेज में से ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल, इसके बाद सेकंड ग्लोबल वेरिएबल, थर्ड इज स्टैटिक वेरिएबल एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल वेरिएबल। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल। इट्स स्कोप विद इन द फंक्शंस ओनली और वी कैन नॉट यूज इट आउटसाइड द फंक्शन। मीन्स जैसे सपोज करिए आपने कोई एक फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर आपने किसी एक नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और उस वेरिएबल को अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन से बाहर एक्सेस करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है वो पर्टिकुलर फंक्शन का स्कोप मीन्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल इट विद इन द फंक्शन। मीन्स जो भी वेरिएबल आपने क्रिएट किया उस पर्टिकुलर वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उस फंक्शन तक ही, फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। दिस वेरिएबल इज कॉल्ड ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल एग्जांपल देख कैसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन का मतलब प्रिंट फंक्शन को कॉल किया। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑटो आई इज इक्वल टू 0, आई इज द लोकल वेरिएबल। प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई बिफोर इंक्रीमेंटिंग डी, इसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 10 द वैल्यू ऑफ आई आफ्टर इंक्रीमेंटिंग डी। ठीक है, इसके बाद जब हम सेकंड वेरिएबल, जब इसके प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट हमारे पास आएगा फर्स्ट प्रिंट फंक्शन। फर्स्ट प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यू 0 करेगा, इसके बाद फिर उस वैल्यू में 10 ऐड कर देगा, उसके बाद सेकंड वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। मीन्स फर्स्ट 0 आएगा, सेकंड वैल्यू 10 आएगी। लेकिन जब ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा, सेकंड टाइम कॉल होगा, तो फिर से ये फंक्शन को क्या करेगा, वैल्यू आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करेगा एंड देन इसकी वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, मीन्स हमने 2 बार इस फंक्शन कॉल किया लेकिन दोनों बार का आउटपुट क्या होगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ किया है वो वेरिएबल लोकल। जैसे हमारा प्रोग्राम इस स्कोप से बाहर आएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वेरिएबल आई की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इसके बाद सेकंड वेरिएबल है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। मीन्स द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली सो इट इज़ अवेलेबल टू ऑल फंक्शंस। मीन्स जो वेरिएबल हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, इस फंक्शन के, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम पूरे होल प्रोग्राम में किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं। A global variable declare looks normal but the locally located outside any of the program function। मीन्स कोई भी एक ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन में भी डिक्लेयर ना किया जाए, मीन्स वो फंक्शन की बॉडी से क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। जैसे फंक्शन की बॉडी से बाहर आप डिक्लेयर करेंगे तो वो फंक्शन हमारा ऑटोमेटिक ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट करने लगेगा। दिस इज यूजुअली डन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम फाइल्स बट आफ्टर प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। ये एक रिकमेंडेशन होती है कि जब भी आप कोई भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होना चाहिए। लेकिन जब आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के आफ्टर में आना चाहिए, बाद में, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद में आप फंक्शन यूज़ करें, प्रोग्राम वेरिएबल्स यूज़ करें। इसके बाद फिर फर्दर आप क्या करें, फंक्शन को आप अपना जो भी आपने मेन फंक्शन बनाना, जो भी आपका यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इवन दैट आप किसी फंक्शन, 2 फंक्शन के बीच में भी डिक्लेयर करेंगे तब पर भी वो क्या ट्रीट किया जाएगा, एज ए मेन फंक्शन, एज ए ग्लोबल वेरिएबल ही ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल, जैसे यहाँ पर देखिए int x इक्वल टू 10, x इज ए ग्लोबल वेरिएबल हैविंग स्कोप ओवर द होल प्रोग्राम। अब मेन में फंक्शन मैंने यूज़ किया, इसके बाद यहाँ पर प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन में जो यूज़ करना था x इक्वल टू x प्लस 10 द वैल्यू ऑफ x इज एंड वाइट डिस्प्ले, मैंने डिस्प्ले फंक्शन यूज़ किया। इस फंक्शन में भी x इक्वल टू x प्लस 30 मीन्स फर्स्ट वैल्यू इज 10, it increase the value by 10 means the value of x in print function is 20 and the value of x in display function is 20 plus 30 50। ठीक है, मीन्स अगर हम इस
इस पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 50। मीन्स हमने दो डिफरेंट फंक्शन यूज किया, लेकिन दोनों फंक्शन में वेरिएबल मैंने सेम यूज किया। जो वेरिएबल की ऐसा डिफाइन किया गया था, ग्लोबल डिफाइन किया था। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई भी फंक्शन में आप कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं तो जो वेरिएबल एक्सेस करने का सीक्वेंस है, सबसे फर्स्ट में सीक्वेंस चेक करता है लोकल वेरिएबल के लिए। अगर इसको लोकल वेरिएबल अवेलेबल है तो फिर ये आउटसाइड प्रोग्राम नहीं जाता है, स्कोप नहीं जाएगा। अगर इन दैट केस इसको लोकल वेरिएबल अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या करता है, चेक करता है कि क्या इस नाम का कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है। अगर इवन दैट ये ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं होता है तो ये चेक करता है कि क्या इस टाइप का कोई वेरिएबल एक्सटर्नल डिफाइन किया गया है। अगर इवन दैट एक्सटर्नल भी डिफाइन नहीं मिलता तब जाके आपके सामने एक एरर मैसेज आता है कि वेरिएबल एक्स इज अनडिफाइंड। ठीक है, अदरवाइज ये एरर नहीं देगा। कहीं तीन तरीके से, किसी तरीके से अगर इसको सेटिस्फाइड हुआ, मीन्स कहीं भी इसको वैल्यू मिली तो आपके सामने मैसेज आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर इन तीनों केस में वैल्यू नहीं मिलती है तब फर्दर ये क्या करता है कि आपके सामने एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा कि वेरिएबल एक्स इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या कह सकते हो कि अनडिफाइंड सिंबल। एक्सटर्नल वेरिएबल where the global variable is declared in one file but used by function from another, then the variable is called the external variable in this function। ठीक है, मैंने क्या किया कि अभी तक सिर्फ जो भी वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा था वो सारा का सारा वेरिएबल सिर्फ एक फंक्शन में ही डिफाइन था कि ये वेरिएबल इस फंक्शन में डिफाइन है, इस वेरिएबल का यूज हम इस फंक्शन में कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का यूज हम इस फंक्शन में कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास वेरिएबल डिफाइंड है, जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, ये सारे के सारे वेरिएबल कहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, किसी अदर फाइल में डिक्लेयर किए गए हैं। और उसके बाद हम उस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, किसी अनदर फाइल में एक्सेस कर रहे हैं। मीन्स वो वेरिएबल ना तो उस फाइल के लिए ग्लोबल लोकल है, ना तो वेरिएबल क्या है उस फाइल के लिए ग्लोबल है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल उस फाइल के लिए क्या है, एक्सटर्नल है। मीन्स इस फाइल का कहीं और डिक्लेयर किया गया है और इसके बाद हम उस वेरिएबल को कहीं पर और भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि जब भी अगर हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल डिफाइन करें तो एक्सटर्नल वेरिएबल के फ्रंट पे क्या करते हैं, हम एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम एक्सटर्न वेरिएबल यूज़ करते हैं तो एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करने के बाद फिर फर्दर आप क्या करते हैं कि दिखाते हैं कि हमारे पास ये वेरिएबल था जो कि हम एक्सटर्नली यूज़ करें। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल एग्जांपल, फर्स्ट प्रोग्राम इंटरेस्ट एंट्री प्रिंसिपल 10,000, फ्लोट रेट 5.5 एंड टाइम टू फ्लोट इंटरेस्ट। ठीक है, सेव विद नेम बट द एक्सटेंशन .h। ठीक है, इसके बाद ये मैंने एक्सटर्नल वेरिएबल नाम फाइल सेव किया। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर इसको यूज किया, मैंने यहाँ पर किया इंक्लूड एक्सटर्न .h। ठीक है, अब ये बताया मैंने यहाँ पर एक प्रिंसिपल नाम का फंक्शन है, एक रेट नाम का फंक्शन है, एक टाइम नाम का फंक्शन है, एक इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन मैंने किस टाइप के डिफाइन किए, एज ए एक्सटर्न डिफाइन किए। मतलब ये अगर मैं इन फंक्शन का यूज कहीं पर भी करूँगा तो ये फंक्शन की डिफिनीशन, इसकी वैल्यू को इस लोकेशन पे नहीं सर्च करेगा बल्कि कहाँ पर सर्च करेगा, किसी अदर फाइल में सर्च करेगा, किसी हेडर फाइल में सर्च करेगा जिस हेडर फाइल में ये डिफाइन किया गया। मीन्स ये डिफाइन किस में किया गया है, एक्सटर्न वियतनाम .h नाम की हेडर फाइल में डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट बनाया, इंटरेस्ट में क्या किया, प्रिंसिपल रेट टाइम मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपके सामने आ गया। इस फाइल को हम सी एक्सटेंशन से सेव करके अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास इसका एक्सटर्नल जो भी आउटपुट है वो आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। मीन्स मैंने वेरिएबल को, अब अगर इस वेरिएबल चाहते हैं कि हर कोई यही वैल्यू एक्सेस करे तो हर किसी पर्सन क्या कर सकते हैं, एक्सटर्न ba.h नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। इसके साथ साथ क्या कर लेगा, वो जो भी फाइल्स है, जो भी डेटा है, वो डेटा उसके पास अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल आर declared as a local variable but the declaration is preceded by the word static। ठीक है, जैसे हमारे पास लोकल वेरिएबल यूज किया जाता है वैसे ही उसी तरीके से हम स्टैटिक वेरिएबल भी यूज़ करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि जब हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। द स्टैटिक वेरिएबल इज नॉट डिस्ट्रॉय एंड एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन, इंस्टीड इट्स वैल्यू इज प्रिजर्व एंड बिकम अवेलेबल अगेन व्हेन फंक्शन इज नेक्स्ट कॉल्ड। ठीक है, सपोज करिए अगर आपके पास एक सिचुएशन है कि आप काउंटर क्रिएट करना चाहते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इज फंक्शन कॉल्ड।
ठीक है। सपोज करें आपको चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कितने बार कितने नंबर ऑफ टाइम्स कॉल किया जा रहा है, तो आप क्या करें कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करें एज ए लोकल। जितने टाइम्स उस वेरिएबल हमारा कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, हर बार प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करेगा। मीन्स उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू केवल तब जाके डिस्ट्रॉय होगी जब हमारा पूरा का पूरा फंक्शन, जो भी हमारा मेन पूरा हमारा प्रोग्राम है, जब हमारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय होगा तब जाके स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी। अदरवाइज स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये शेयर्ड वैल्यू होती है कि होल प्रोग्राम में ये शेयर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हमारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक इरेज कर दी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रिंट नाम का फंक्शन है। प्रिंट नाम का फंक्शन मैंने क्या किया, एक इंटीजर आई इक्वल टू 0 एज ए स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करने के बाद इस फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल किया, 2 टाइम्स कॉल किया। यही सेम फंक्शन जब मैंने लोकल वेरिएबल में डिफाइन किया था तो हर बार दोनों बार इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, दोनों आउटपुट सेम आया था। लेकिन जब मैंने इसको एज ए स्टैटिक डिफाइन किया तो देखेंगे कि जो फर्स्ट बार है फंक्शन प्रिंट कॉल करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल टू 0। ये हमारे स्टैटिक वेरिएबल है। अब इसकी वैल्यू अब बिफोर आई पहले वैल्यू 0 आएगी। सेकंड वैल्यू आई प्लस 10 किया तो मीन्स इसकी वैल्यू 10 होगा। 10 होने के बाद फर्दर इसकी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट के बाद आएगी। अब वैल्यू 10 हो गई। जब ये वैल्यू सेकंड टाइम पे आएगा, फंक्शन हमारा सेकंड टाइम कॉल होगा तो द वैल्यू ऑफ बिफोर इंक्रीमेंट इज 10। मीन्स अब ये वैल्यू जो भी हमारी लास्ट वैल्यू थी इस प्रोग्राम की, जो फंक्शन रिटर्न किया था, इसके बाद जो लास्ट वैल्यू वेरिएबल आई की थी वो वैल्यू हमारी कांस्टेंट स्टैटिक रहेगी। मीन्स चेंज नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं होगी फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कंप्लीट के बाद। अगेन जब फंक्शन वापस आए तो उसको आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी और ये वैल्यू यहाँ से 10 डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने के बाद अब ये वैल्यू को फिर से वैल्यू इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद फर्दर क्या होगा कि ये हमारी आई इक्वल टू 10 मीन्स 10 लास्ट प्लस 10 अगेन मीन्स आई इक्वल टू 20। मीन्स फर्स्ट अगर हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो फर्स्ट आएगा द वैल्यू ऑफ आई इज before increment 0, the value of I is after increment 10, again the value of I is before increment is 10 and the value of I is before increment is 20, after increment is 20. Do it yourself. What is the difference between auto and the static variable? How to declare external variable in C? अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे हम स्टैटिक वेरिएबल, कैसे हम ऑटो वेरिएबल या फिर कैसे हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्कोप डिफाइन करते हैं किसी एक वेरिएबल का। मैंने प्रोग्राम यूज़ किया, सी का एडिटर कंपाइल यूज़ किया। इस एडिटर में मैंने क्या किया, दो फाइल मैंने यूज किया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाया, int a इक्वल टू 10। ये हमारे पास चाहे अगर आप यहाँ पर ऑटो लिखें या ना लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। यहाँ से हमारे पास वैल्यू 10 आ गई। लेकिन अब देखिए हम इसी वैल्यू को, इसी वेरिएबल को चेंज करते हैं, इसका स्कोप। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे पास ये है कि किसी वेरिएबल का स्कोप आप इसको बता सकते हैं। यहाँ से मैंने सेम वेरिएबल यूज किया, ए इक्वल टू 20 एंड प्रिंट एफ परसेंटेज द वैल्यू ऑफ a is equal to a। ठीक, इसके बाद फर्दर फिर से हम रिपीट करते हैं इसको। रिपीट करने के बाद फिर से यही फंक्शन printf
द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड ए। ठीक, मैंने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए, एक स्कोप हमारे फंक्शन का ये था, एक स्कोप हमारे फंक्शन का ये था कि मैंने ऑटो क्रिएट किया। दूसरा स्कोप हमारे फंक्शन किया है कि मैंने यहाँ पर एक स्कोप ऑपरेटर यूज़ किया है। इस स्कोप के थ्रू मैंने फिर से अगेन एक वेरिएबल क्रिएट किया सेम नाम से, सेम नेम से। इसके बाद उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया, फिर हमारा स्कोप कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद फिर से मैंने उस वैल्यू को यूज़ किया। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास ये जो वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल कौन सा एक्सेस होगा, वेरिएबल ये वाला एक्सेस होगा या फिर वेरिएबल ये एक्सेस होगा। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कौन सा वैल्यू एक्सेस हुई, मीन्स जो हमारे पास आउटसाइड में स्कोप से थी वो वैल्यू, मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड अगेन वैल्यू ऑफ ए इज 10। मतलब ये स्कोप जैसे ही कंप्लीट हुआ, यहाँ से स्कोप जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमारे पास जो वेरिएबल मैंने बनाया था वेरिएबल ए, इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अगर इवन दैट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट करता हूँ, आई एन टी ए इक्वल टू 100, तो हमारे पास ये आई ए की वैल्यू कहीं 100 की वैल्यू कहीं डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने टोल्ड यू कि मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले ये लोकल वेरिएबल को चेक करेगा। लोकल वेरिएबल के बाद अगर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो फिर ये फर्दर ग्लोबल पे जाता है। लेकिन यहाँ पर हर वेरिएबल जिसमें जिस लोकेशन पे इसको चेक करना था, हर लोकेशन पे चेक किया, इसको लोकल वेरिएबल ए नाम का मिल गया। ठीक है, अगर इस केस में यहाँ पर इसको लिखता हूँ बी और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले चेंज कर देता हूँ नेम बी। अब इस कंडीशन पे क्या होगा कि लोकल में चेक करेगा बी नाम का कोई वेरिएबल है, लेकिन इसको बी नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं अवेलेबल होगा। क्यों, क्योंकि बी नेम से कोई भी वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं किया। तो फर्दर ये क्या करेगा, अब स्कोप से बाहर चेक करेगा प्रोग्राम के कि क्या कोई बी नाम का वेरिएबल, बी नेम से वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन किया गया है। जब इसको मिलेगा कि हाँ बी नाम से एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल है, मीन्स कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स ग्लोबली डिफाइन है। अब आउटपुट इस प्रोग्राम का देखते हैं। आउटपुट क्या आया, फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए इज 10, second value of a is 20, third value of a, here a not, here is b, means third value of b is 100। मीन्स ये वेरिएबल मैंने मेन फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन किया, बल्कि कहाँ पर डिफाइन किया है, ग्लोबली डिफाइन किया है। ठीक है, अब ये ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पर बता देगा कि हमारे पास ये फंक्शन था जो हमारा ग्लोबली एक्सेसिबल था, कि हम कहीं से भी किसी भी प्रोग्राम में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं जो एक फंक्शन या दो फंक्शन या तीन फंक्शन जो भी मैं बनाना चाहूँ, बनाने के बाद इसको क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि ये हमारा फंक्शन पर्टिकुलर जो है, ये फंक्शन किस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, वेरिएबल कहाँ से भी एक्सेसिबल होगा, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।